Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we learn about molecular basis of inheritance. Okay, so in this chapter we will study about what is genetic material and its characteristics. मतलब कि कौन सी मॉलिक्यूल हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और जितने सारे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल के खोज में, वो सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आता है, इसको भी पढ़ेंगे। और रेप्लिकेशन में हम आपका सर्कुलर मॉडल, थीटा मॉडल, ये सारे भी पढ़ेंगे, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे टॉपिक हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो जो पहला आपका है, क्या है वो आपका which molecule is called as genetic material or what is the characteristics of genetic material। तो ये जो क्या है, ये क्या है कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली किस चीज को होना चाहिए, कौन सी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से हम लें, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्यों लें जेनेटिक मटेरियल के बारे में, अगर हम हिसाब से उसको कंसिडर करेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्राइटेरिया भी तो कुछ होना चाहिए कि हाँ ये सारी चीज रहेगा तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से लेंगे। तो आपका पहला जो चीज है, पहला पॉइंट है, वो है इट शुड बी एबल टू जेनरेट इट्स रेप्लिका, अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना सके। तो वो जो है खूबी वो रहना चाहिए। जिससे भी मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से लें, उसमें ये जो रेप्लिकेशन चीज होना ही चाहिए। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ओके, केमिकली भी आप उसको स्टेबल रहना है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल रहना है। आपको तो पता ही होगा कि हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से लिए हैं, लेकिन आरएनए को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, वो किसी लिए नहीं करते हैं, जब हम मतलब डिटेल्स जाएंगे इसके अंदर तब पता चलेगा। थोड़ा सा बोल देती हूँ कि आपका जो पेंटोज शुगर है, वहां पे जो डीएनए में होता है वो डीऑक्सी रहता है, और जो आरएनए में होता है वो राइबोज शुगर होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में आपका राइबोज शुगर रहता है। तो वो जो डीऑक्सी रहता है वहां पे क्या होता है, आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम ही रहता है। तो डीएनए और आरएनए जो पेंटोज शुगर है उसको कंपेयर करोगे तो आरएनए में आपका 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेगा और आपका डीएनए में एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मींस दैट मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव। तो वो स्टेबल कैसे रह सकता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता। तो वो सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टेबल मतलब क्या हो गया आपका, ये जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये केमिकली और स्ट्रक्चरली इसको स्टेबल रहना है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है जो जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ये होना ही चाहिए। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, जो स्लो प्रोसेस में चेंज होता है। आपका पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेमसीट म्यूटेशन है, ये सारे चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं कि स्लो, थोड़ा सा स्कोप प्रोवाइड करें कि स्लो चेंजेस हो सके, जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन से ही आपके आज प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हम बने हैं और मोर डेवलप ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका म्यूटेशन होता रहता है। ठीक है, कभी कभी वो अच्छा रिजल्ट भी लाता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस की स्कोप होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स और मेंडेलियन ट्रेट जो होता है वो आप पढ़ चुके होंगे कि मेंडेलियन ट्रेट किस मतलब एग्जांपल उसका क्या क्या है। मेंडेलियन ट्रेट का आपका जैसे हो गया आपका हेयर का कलर, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइप, वो जो चीज है आपका जो रिसेसिव एलीलीज, डोमिनेंट एलीलीज, ये जो चीज रहता है वो एक्सप्रेस कर पाए। ओके, उसमें वो काबिलियत होना चाहिए कि वो अपने आप को, वो जो सारे ट्रेड हैं
वो उसको एक्सप्रेस कर पाए। जैसे कि आपका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब क्या है, जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होगा, तो उसमें वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ओके, तो ये है आपका जो बेसिक 4 पॉइंट जो कि एक जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया हुए। अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो ये चार चीज आपको रहना ही रहना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड जो हम बोलते हैं, ये क्या है आपका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं। तो ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, इसका पहले नाम था न्यूक्लियन नाम था, ठीक है। इसको बाद में न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन में मिला था, मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने हम पढ़ेंगे तो उसको पाए थे, वो एसिडिक मीडियम में पाए थे, तो उसी का नाम न्यूक्लिक एसिड दिया गया, ठीक है। तो पहले ये जो था इसका नाम था न्यूक्लियन, और ये जो मतलब न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियन है उसको फ्रेडरिक माइजर ने सबसे पहले उसको आइसोलेट किए थे, ठीक है। कहाँ से, आपका WBC से वो लिए थे, ठीक है। तो उस टाइम भी उनको मतलब एसिडिक कंडीशन में उनको भी मिला था, उसी के मिला था, लेकिन वो उस चीज को न्यूक्लियन का नाम दे दिए थे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो नाम है उसको किसने दिए थे, अल्टमैन ने दिए थे। और कब दिए थे, 1889 में। इस चीज को याद रखिए, जो है आपका फ्रेडरिक माइजर, ये एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखिए, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ईयर को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर आपका आ गया जैकरियास। इन्होंने क्या किए थे, न्यूक्लियन में जो आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है उसको आइडेंटिफाई किए थे 1881 में। तो पहला आपका हो गया 1868 में, फ्रेडरिक माइजर ने आइसोलेट किए थे न्यूक्लिक एसिड को, कहां से ना, WBC से और पॉक्स सेल से भी। ओके, तो इसका नाम उन्होंने क्या दिए थे, न्यूक्लियन दिए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1881 में जैकरियासिस आइडेंटिफाई किए थे न्यूक्लियन विथ क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियन के साथ साथ क्रोमैटिन फाइबर को भी वो आइडेंटिफाई किए थे, किसने, जैकरियास ने। ओके, तो उसके बाद आपका ऑल्टमैन जो है, उन्होंने 1889 में जो न्यूक्लियन नाम को रिप्लेस किए थे न्यूक्लिक एसिड के नाम पे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उन सभी में आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल DNA भी है, आपका RNA भी है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में RNA जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से काम करता है और कहाँ पे DNA काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ओवरऑल अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल भी है। ओके, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बहुत ही मात्रा में रहता है, उसको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उसी के लिए बोलते हैं। तो DNA कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसका ऑकरेंस हम कह सकते हैं और लोकेशन भी कह सकते हैं। तो वो आपका न्यूक्लियस में रहता है कि नहीं। जैसे कि मतलब यूकैरियोट में न्यूक्लियस रहता है सेपरेट होके मेम्ब्रेन के अंदर, तो न्यूक्लियस में भी रहता है, साइटोप्लाज्म में भी रहता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनका तो न्यूक्लियस नहीं बना था ना, तो वो कहाँ पे रहते थे, ऐसे साइटोप्लाज्म में। तो DNA आपका न्यूक्लियस में रहता है, साइटोप्लाज्म में भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं, ठीक है। लेटर हम पढ़ेंगे कि सारी चीज के बारे में। और प्लास्टिड में भी DNA रहता है, तो इन सारी जगह में DNA रहता है। और RNA कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपका साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है। ये ओनली साइटोप्लाज्म में ही रहता है, ओके, RNA। और ये करता क्या, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आज हम क्या क्या चीज के बारे में पढ़े कि बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम जाने। तो जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू जेनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन उसमें होना चाहिए। ये स्टेबल रहना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली इसको स्टेबल रहना चाहिए। और ये जो है ये स्कोप प्रोवाइड करे स्लो चेंजेस को, जहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेशन हो पाए, जिसके मतलब जिसके जरिए से इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और जो लास्ट में है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे 1868 में फ्रेडरिक माइजर ने न्यूक्लियन को पहले देखे थे, जिसको हम आज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और ये न्यूक्लियन टर्म रिप्लेस्ड बाय ऑल्टमैन इन 1899, और उसको 1899 में ऑल्टमैन ने उस न्यूक्लियन को नाम दिए न्यूक्लिक एसिड में। और जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, और जो डीएनए है और आरएनए है ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है। और डीएनए आरएनए, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डीएनए आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में रहता है, और आरएनए आपका साइटोप्लाज्म में ही रहता है और हेल्प करता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स की न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, जो अभी अभी मैंने आपको बताई कि मतलब जो क्यों डीएनए आपका मोर स्टेबल है, उसकी फिर एंटी पैरेलल नेचर क्यों आता है, इन डिटेल्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।